नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल मनोज गुप्ता एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम कक्षा 7वीं के सामान्य विज्ञान में पाठ 14 तत्व, यौगिक और मिश्रण इस पाठ का स्वाध्याय अर्थात प्रश्नोत्तर करने वाले हैं। दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों, आप लोगों के मैथ्स के भी वीडियो बना करके इस चैनल पे अपलोड किया गया है। आप लोग इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। ये है पाठ 14 तत्व, यौगिक और मिश्रण, इसका स्वाध्याय करते हैं। पहले प्रश्न में क्या दिया गया है? मेरे मित्र कौन कौन है? समूह अ में दिया गया है, समूह ब में दिया गया, इसको हमको जोड़ियां मिलाना है। तो इसके उत्तर में आ जाएगा पहला स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु, दूसरा चांदी धातु, तीसरा भुना हुआ चकली का आटा मिश्रण, चौथा नमक यौगिक, पांचवा कोयला तत्व, छठवा हाइड्रोजन अधातु। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। दूसरे प्रश्न में क्या दिया गया? ZN CD XC BR TI CU FE SI IR PT इन संकेतों के आधार पर तत्वों के नाम लिखो। मतलब इसको क्या बोला जाता है ये हमको लिखना है। यहाँ पे आएगा ZN को क्या बोला जाता है? जस्ता, CD को कैडमियम, XC को जेनॉन, BR को ब्रोमीन, TI को टाइटेनियम, CU को कॉपर तांबा, FE को आयरन लोहा, SI को सिलिकॉन, IR को इरिडियम, PT को प्लेटिनम। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। तीसरे प्रश्न में क्या दिया गया है? नीचे दिए गए यौगिकों के अणुसूत्र क्या हैं? यहाँ पे हमको इसका अणुसूत्र बताना है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का, सल्फ्यूरिक अम्ल का, सोडियम क्लोराइड का, ग्लूकोज का, मीथेन का। तो इसके उत्तर में आएगा पहला हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का HCl, सल्फ्यूरिक अम्ल का H2SO4, सोडियम क्लोराइड का NaCl, ग्लूकोज का C6H12O6, मीथेन का CH4। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। चौथे प्रश्न में क्या दिया गया है? वैज्ञानिक कारण लिखो। उसमें से पहला है मक्खन निकालने के लिए छाछ को मथा जाता है। इसके उत्तर में आएगा दही में थोड़ा सा सादा पानी डालकर उसे पतला बनाते हैं। इस द्रव में मथानी को केवल हाथों से अथवा मथानी में पतली रस्सी लपेटकर मथानी को तेजी से घुमाने पर अपकेंद्रीय बल उत्पन्न होता है। इस बल के कारण द्रव में से ठोस कण गति का पहला नियम बाहर निकलकर एकत्र हो जाते हैं, जिससे मक्खन या बटर कहते हैं। इसलिए दही को मथा जाता है। अब हम अगला करते हैं। दूसरे में क्या दिया गया है? वर्ण लेखन विधि में पानी कागज के सिरे तक चढ़ता है, परंतु मिश्रण के घटक कम ऊंचाई तक चढ़ते हैं। इसके उत्तर में आएगा ऊपर की ओर चढ़ने और छन्ने कागज से चिपकने जैसे गुणधर्म विलायक में विलेय की विलेयता और स्थिर बने रहने की क्षमता पर निर्भर होते हैं। वर्ण लेखन विधि में इन्हीं दो गुणधर्मों का उपयोग किया जाता है। पानी ऐसा विलायक है जो तेजी से ऊपर की ओर रिसता है। उसमें घुले हुए पदार्थ उतनी तेजी से ऊपर की ओर नहीं जाते, बल्कि वे छन्ने कागज से चिपक जाते हैं। परंतु पानी के साथ ऐसा नहीं होता, इसलिए पानी ऊपर तक चढ़ जाता है और उसके घटक नीचे ही रह जाते हैं। अब अगला करते हैं। तीसरे में क्या दिया गया है? ग्रीष्म ऋतु में पानी भरे बर्तन पर बाहर से गीला कपड़ा लपेटा जाता है। इसके उत्तर में आएगा बर्तन के बाहर लपेटे गए गीले कपड़े के पानी का वातावरण की गर्मी के कारण वाष्प में रूपांतरण होता है। इस रूपांतरण के समय गीला कपड़ा बर्तन में रखे गए पानी की उष्मा का भी उपयोग करता है। बर्तन के पानी की उष्मा का स्तर निम्न हो जाने से उसका तापमान कम हो जाता है और वह थोड़ा ठंडा हो जाता है। इसलिए बर्तन के बाहरी भाग में गीला कपड़ा लपेट दिया जाता है। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। पांचवें प्रश्न में क्या दिया गया? अंतर स्पष्ट करो। उसमें से पहला है धातु और अधातु। इसके उत्तर में आएगा धातु अधातु। धातु में पहला क्या आएगा? सामान्य तापमान पर धातुएं प्रायः ठोस अवस्था में होती है, अपवाद में है पारा और द्रव। अधातु में आएगा पहला सामान्य तापमान पर अधातुएं प्रायः ठोस या गैसीय अवस्था में होती हैं, अपवाद में आएगा ब्रोमीन। धातु के दूसरे में दिया है धातुओं में प्रायः एक विशिष्ट चमक होती है। अधातु में दूसरा अधातुओं में कोई चमक नहीं होती। धातु में तीसरा धातुएं प्रायः कठोर, आघातवर्ध्य एवं तन्य होती हैं। अधातु में तीसरा अधातुओं में कठोरता, आघातवर्ध्यता तथा तन्यता जैसे गुणधर्म नहीं होते। धातु में चौथा धातुएं उष्मा तथा विद्युत का उत्तम चालक होती है। अधातु में चौथा अधातुएं प्रायः उष्मा तथा विद्युत की कुचालक होती है, अपवाद में कार्बन। अब हम अगला करते हैं। दूसरे में क्या दिया गया? मिश्रण और यौगिक। इसमें हमको अंतर बताना है। तो इसमें आएगा मिश्रण और यौगिक। मिश्रण में पहला, मिश्रण में उसके घटकों का कोई निश्चित अनुपात नहीं होता। यौगिक में पहला, यौगिकों में उनके घटक तत्वों का एक निश्चित अनुपात होता है। मिश्रण में दूसरा, मिश्रण में उसके घटकों के गुणधर्म पाए जाते हैं।
यौगिक में, दूसरा यौगिकों में उसके घटक तत्वों के गुणधर्म बिल्कुल नहीं पाए जाते। मिश्रण में, तीसरा मिश्रण बनते समय कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती। यौगिक में, तीसरा यौगिक बनने के लिए कोई न कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है। मिश्रण में, चौथा मिश्रण के घटकों को हम भौतिक प्रक्रियाओं द्वारा अलग कर सकते हैं, उदाहरण हवा, शरबत, इस्पात। और यौगिक में, चौथा यौगिक के घटकों को केवल रासायनिक अभिक्रिया द्वारा ही अलग कर सकते हैं, उदाहरण नमक, शक्कर और पानी। अब हम अगला करते हैं। तीसरे में क्या दिया गया है? परमाणु और अणु। तो इसके उत्तर में आएगा परमाणु और अणु। परमाणु में पहला क्या आएगा? परमाणु किसी तत्व का सूक्ष्मतम ऐसा कण है जिसमें मूल तत्व के सभी गुणधर्म होते हैं। और अणु में पहला, यह एक या एक से अधिक परमाणुओं से निर्मित पदार्थ है जिसका अपना गुणधर्म होता है। परमाणु में, दूसरा परमाणुओं का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता। अणु में, दूसरा अणु स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं। परमाणु में, तीसरा परमाणुओं का आसानी से विभाजन कर पाना असंभव है। और अणु में, तीसरा अणुओं का विभाजन संभव है जिससे उसके घटक प्राप्त होते हैं। परमाणु में, चौथा परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। और अणु में, चौथा अणु रासायनिक अभिक्रिया में सहभागी नहीं होते। अब हम अगला करते हैं। चौथे में क्या दिया गया? पृथक्करण और आसवन। इसके उत्तर में आएगा पृथक्करण विधि और आसवन विधि। तो पृथक्करण विधि में पहला, पृथक्करण विधि द्वारा अविलेय द्रव्यों को अलग किया जाता है। और आसवन विधि में पहला, आसवन विधि में मिश्रण में से विलेय तथा विलायक अलग किए जाते हैं। पृथक्करण विधि में, दूसरा पृथक्करण के लिए ऊष्मा की आवश्यकता नहीं होती। और आसवन विधि के लिए, दूसरा आसवन के लिए मिश्रण को गर्म करना पड़ता है। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। छठवें प्रश्न में क्या दिया गया? नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर अपने शब्दों में लिखो। उसमें से पहला प्रश्न है, मिश्रण के विभिन्न घटक सरल विधि से कैसे पृथक किए जाते हैं? पृथक मतलब अलग अलग कैसे किए जाते हैं? तो इसके उत्तर में आएगा, मिश्रण से उसके घटकों को अलग करने की विभिन्न विधियां हैं। इनमें से छानना, चुनना, छाटना या बीछना, पछोरना या ओसाना, चालना, चुंबक फिराना और ऊर्ध्वपातन आदि का दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं। उसमें से पहला है छानना। इस विधि में किसी द्रव में अघुलनशील ठोस पदार्थों को अलग किया जाता है। दूसरा है चुनना। गेहूं, चावल में मिलाए गए छोटे छोटे कंकड़ों या बजरी को चुनकर अलग करते हैं। तीसरा है छाटना या बीछना। फलों के ढेर में से खराब तथा सड़े गले फलों को छांट कर अलग करते हैं। चौथा है पछोरना या ओसाना। अनाजों के तिनकों, भूसे आदि को सूप से पछोर कर और मात्रा अधिक हो तो बहती हुई हवा में ओसाई करके उनके सूखे तथा हल्के घटकों को अलग करते हैं। पांचवा है चालना। अलग अलग नंबर की चालनी का उपयोग करके भी विभिन्न घटक अलग किए जाते हैं। छठवा है चुंबक फिराना। यदि दिए गए पदार्थ लोहे जैसे चुंबकीय पदार्थ हों तो उनके शक्तिशाली चुंबक घुमा फिराकर अशुद्धियां दूर की जाती हैं। और सातवां है ऊर्ध्वपातन। ठोस से सीधे गैसीय अवस्था में आने वाले पदार्थों को ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया द्वारा अलग किया जाता है, जैसे ऊर्ध्वपातन द्वारा किसी मिश्रण में से कपूर अलग करते हैं। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। दूसरे में क्या दिया गया है? हम दैनिक जीवन में कौन कौन से तत्व, धातु और अधातु, यौगिक और मिश्रणों का उपयोग करते हैं? तो हमारे उत्तर में आएगा पहला धातु है। धातु कौन कौन सा उपयोग करते हो? लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम, सोना, चांदी इत्यादि। अधातु कार्बन, ऑक्सीजन। यौगिक नमक, शक्कर, नौशादर। मिश्रण हवा, शरबत, पीतल, स्टील। अब हम अगला करते हैं। तीसरे में क्या दिया गया? दैनिक जीवन में अपकेंद्रीय विधि का उपयोग कहाँ और किस लिए किया जाता है? इसके उत्तर में आएगा पहला, दही को मथानी से मथकर उसमें से मक्खन अलग करने के लिए अपकेंद्रीय बल का ही उपयोग किया जाता है। दूसरा, सीमेंट, रेती तथा गिट्टी को मिश्रित करने में भी अपकेंद्रीय बल का उपयोग करते हैं। तीसरा, दूध में से सीधे क्रीम या मलाई निकालने के लिए अपकेंद्रीय यंत्र का उपयोग करते हैं। अब हम अगला करते हैं। चौथे में क्या दिया गया? आसवन और पृथक्करण विधि का उपयोग कहाँ होता है और किस लिए होता है? इसके उत्तर में आएगा पहला, आसवन विधि देख लेते हैं। अशुद्ध द्रव को शुद्ध करने, आसुत जल के कारखाने तथा अल्कोहल के निर्माण में आसवन विधि का उपयोग किया जाता है। सागर जल को भी आसवन द्वारा पेय बनाया जाता है। इसका क्या कारण है? कुछ पदार्थ किसी द्रव विशेष में घुल जाते हैं, अतः निथारने, छानने, चालने, छाटने आदि विधियों से उन्हें अलग करना संभव नहीं होता। इसके लिए आसवन ही सर्वोत्तम विधि है। दूसरा क्या है? पृथक्करण विधि है। अलग अलग घनत्व वाले तथा
परस्पर अमिलनशील द्रवों को अलग करने के लिए पृथक्करण विधि का उपयोग किया जाता है। औषधि बनाने के कारखानों तथा प्रयोगशालाओं में यह विधि विशेष उपयोगी होती है। इसका क्या कारण है? परस्पर मिश्रित ऐसे द्रवों को छानकर चुनकर ऊर्ध्वपातन द्वारा अलग कर पाना असंभव है। यदि आसवन करें तो समय तथा श्रम दोनों का अपव्यय होता है। पृथक्कारी कीप द्वारा द्रवों को कम प्रयास में तथा शीघ्र अलग कर लेते हैं। अब हम अगला करते हैं। पांचवें में क्या दिया गया? आसवन और पृथक्करण विधि का उपयोग करते समय तुम कौन सी सावधानी बरतोगे? इसके उत्तर में आएगा आसवन में सावधानियां। उसमें से पहला है पूरा उपकरण सुव्यवस्थित ढंग से अपने स्थान पर होना चाहिए। दूसरा, पूरे उपकरण में जहां कॉर्क का उपयोग हो वहां किसी पदार्थ से उसे वायुरुद्ध करना चाहिए। तीसरा, भाप को ठंडा करने वाले पानी का प्रवाह सतत होता रहे, इस पर ध्यान रखना चाहिए। तथा भाप बनाने की गति पर नियंत्रण रखना चाहिए। और पृथक्करण विधि के लिए सावधानियां क्या है? पहला है पूरे उपकरण के प्रत्येक घटक को उसके सही स्थान पर ही लगाना चाहिए। दूसरा, टोटी ठीक से बंद हो या खुले, इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। तीसरा, टोटी यदि ढीली हो तो उसे बदल देना चाहिए। चौथा, जब अलग होने वाला द्रव थोड़ा सा बचा हो तब उसे बूंद बूंद के रूप में टपका कर ही पात्र में एकत्र करना चाहिए। सो दोस्तों, आज हमारा यहाँ पे पाठ 14 का स्वाध्याय अर्थात प्रश्नोत्तर कंप्लीट हुआ। दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी प्रश्नोत्तर मिल सके, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।